हाय फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर चैप्टर का हमारा अगला टॉपिक है तापयुग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मामीटर। थर्मोकपल थर्मामीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? थर्मोमीटर लगा हुआ, अर्थात ये किस काम में आएगा? तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तापयुग्म तापमापी। तापयुग्म तापमापी हमारा 3 प्रिंसिपल पर आधारित होता है। सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल है टीजे सीबेक, जिसको हम लोग सीबेक इफेक्ट भी कहते हैं। सीबेक इफेक्ट क्या कहता है कि दो भिन्न धातु के तारों की संधि के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सीबेक ने क्या कहा कि दो भिन्न धातु के तारों की संधि के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात यदि दो अलग अलग मटेरियल के तार लिए जाएं तो उनके संधि के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये संधि के मध्य, ये किसका कथन था? टीजे सीबेक का। इसी को हम सीबेक इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा है पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर ने कहा कि विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब उनके संधियों का तापमान अलग अलग हो। विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होता है जब धातु तारों की संधियों का तापमान अलग अलग। जैसे ये एक हमारा पहला तार है और ये हमारा दूसरा तार है, तो इनके संधि का जब तापमान अलग अलग होगा, इस संधि का टेम्परेचर अलग, इस संधि का टेम्परेचर अलग, तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तीसरा हमारा थॉम्सन इफेक्ट, थॉम्सन का प्रभाव। ये क्या कहते हैं कि धातु तारों में उनकी लंबाई के अनुदिश ताप प्रवणता विद्यमान रहता है, अर्थात ये धातु का तार है, इनकी लंबाई के अनुदिश टेम्परेचर ग्रेडियंट विद्यमान रहता है, यानी कि इसकी लंबाई के अनुदिश चलने पर उसके तापमान में परिवर्तन होता है। लंबाई के अनुदिश ताप में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? ताप प्रवणता। तो इसकी लंबाई के अनुदिश चलने पर, यानी इसकी लंबाई में आगे बढ़ने पर तापमान चेंज होता जाता है। ये किसका कथन था? थॉम्सन का प्रभाव। इसी प्रभाव पर काम करता है हमारा तापयुग्म तापमापी। अब इसकी संरचना को देखते हैं हम। तापयुग्म तापमापी में दो अलग अलग मटेरियल के तार का यूज किया जाता है। एक तार हम माने हैं जिसको ए, और दूसरा तार है हमारा बी। ये ए मटेरियल का है, एक ये बी मटेरियल का है। दोनों को एक सिरे पर यहाँ से पर और एक सिरे यहाँ पर ज्वाइंट कर दिए गए हैं। दोनों सिरों का टेम्परेचर अलग अलग रखा जाता है। जिस सिरे का टेम्परेचर कम होता है उसको हम निम्न ताप बोलते हैं, और जिसका अधिक उसको हम उच्च ताप बोलते हैं। निम्न तापमान अधिकतर जो लिया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर लिया जाता है। इसको हम रेफरेंस संधि भी बोलते हैं, संदर्भ संधि भी बोला जाता है। और दूसरे, जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है उसके संपर्क में जो जंक्शन आता है, जो संधि आता है, उसको हम मापन संधि बोलते हैं। रेफरेंस संधि अधिकतर वातावरणीय टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और मापन संधि जिस वस्तु का टेम्परेचर मापना होता है उस वस्तु के संपर्क में जो जंक्शन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मापन संधि बोलते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो वस्तु के टेम्परेचर के बराबर होता है, और यहाँ का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। ये होता है इसका कंस्ट्रक्शन। दो अलग अलग मटेरियल के तारों को आपस में उनके दोनों सिरों को कनेक्ट किया जाता है, और दोनों सिरे जब कनेक्ट होते हैं तो उन दोनों सिरों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। टेम्परेचर अलग अलग है जिसकी वजह से उसके तार संधियों के मध्य क्या होगा? विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। विद्युत वाहक बल किसका कथन था? ये पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर ने क्या कहता है कि दो भिन्न भिन्न तारों के संधि के मध्य विद्युत वाहक बल तब जनरेट होगा जब उनके संधियों का टेम्परेचर अलग अलग हो। तो यहाँ पर संधियों का टेम्परेचर अलग अलग है। जितना ही टेम्परेचर में डिफरेंस अधिक रहेगा उतना ही अधिक विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, और यही विद्युत वाहक बल का माप ही हमारा टेम्परेचर का माप होता है। टेम्परेचर के अनुसार विद्युत वाहक बल को हम कैलिब्रेट कर लेंगे, यही विद्युत वाहक बल का मान ही
हमारा ताप का मान बताएगा, उस वस्तु का टेम्परेचर बताएगा। जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा, मापन संधि का टेम्परेचर जितना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक विद्युत वाहक बल देखने को मिलेगा। तापयुग्म तापमापी के नियम। लॉ ऑफ थर्मोकपल थर्मामीटर। पहला है हमारा माध्यमिक धातु का नियम, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स। ये क्या कहता है कि किसी तार के मध्य एक तीसरी धातु के तार को यहाँ पर ऐड किया जाए जिसका टेम्परेचर अलग हो, तो इससे विद्युत वाहक बल के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात विद्युत वाहक बल अपरिवर्तित रहता है। अब इस तीसरे तार को हम या तो बीच में जोड़ दें किसी तार के बीच में, या उसके हम संधि पर भी जोड़ सकते हैं। इससे जो आउटपुट विद्युत वाहक बल का मान होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या कहता है हमारा माध्यमिक धातु का नियम। इसी नियम की सहायता से हम बीच में वोल्टमीटर या एमीटर वगैरह जोड़ करके विद्युत वाहक बल या एम्पियर का मापन हम लोग करते हैं। पहला नियम माध्यमिक धातु का नियम। दूसरा क्या कहता है, माध्यमिक ताप का नियम। माध्यमिक ताप का नियम क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक थर्मोकपल है हमारे पास जो T1 और T2 टेम्परेचर पर, यानी कि जिनके रेफरेंस और मापन संधि का जो टेम्परेचर है वो T1 और T2 है। मान लीजिए ये एक थर्मोकपल है जिसके रेफरेंस यानी कि ये मान लीजिए T1 टेम्परेचर और ये T2, यानी रेफरेंस का जो रेफरेंस जंक्शन है उसका टेम्परेचर T1 है और जो मेजरिंग जंक्शन है उसका टेम्परेचर T2 है। ये एक पहला थर्मोकपल है। इसी प्रकार दूसरा यदि कोई थर्मोकपल है जिसका जो टेम्परेचर है जंक्शन का, रेफरेंस जंक्शन का T2 और मेजरिंग जंक्शन का मान लीजिए T3। इस प्रथम थर्मोकपल में मान लीजिए इस T1 और T2 के डिफरेंस की वजह से विद्युत वाहक बल E1 जनरेट होता है, और T2 और T3 जिसके जंक्शन का टेम्परेचर है उस थर्मोकपल में जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है वो मान लीजिए E2 है। तो यदि एक तीसरा थर्मोकपल है जिसके संधि का टेम्परेचर T1 और T3 है, तो इसके विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, मान लीजिए E3 है, तो इस E3 का मान E1 धन E2 के बराबर होता है। ये क्या कहता है हमारा माध्यमिक ताप का नियम। माध्यमिक ताप का नियम क्या कहता है, माना तापयुग्म की संदर्भ तथा मानक मापन संधि के तापमान क्रमशः T1 और T2 रहने पर तापयुग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान E1 है। यानी एक थर्मोकपल है जिसके संदर्भ और मापन संधि का टेम्परेचर T1 और T2 है और उससे जो विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है वो E1 है। इसी प्रकार एक दूसरा थर्मोकपल है जिसके मापन संधि और संदर्भ संधि का टेम्परेचर कितना है, T2 T3 है, जिसमें विद्युत वाहक बल का मान कितना है, E2 है। अब यदि कोई तीसरा थर्मोकपल है जिसके संदर्भ संधि और मापन संधि का टेम्परेचर T1 और T3 है और इसमें विद्युत वाहक बल E3 है, तो E3 का मान E1 और E2 के योग के बराबर होता है। यानी कि E3 बराबर लिख सकते हैं हम E1 धन E2 के। ये है हमारा माध्यमिक ताप का नियम। इसके बाद है हमारा ताप विद्युत वाहक बल समीकरण। ताप विद्युत वाहक बल समीकरण क्या कहता है कि जो टेम्परेचर और विद्युत वाहक बल में रिलेशन है वो एक पैराबोलिक टाइप का आता है। पैराबोलिक का यहाँ पर जो रिलेशन आकर निकलता है समीकरण विद्युत वाहक बल और टेम्परेचर के बीच, वो निकलता है E = अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहाँ टी क्या होता है, मेजरिंग जंक्शन का टेम्परेचर होता है। यहाँ इस केस में जो मापन संधि संदर्भ संधि का जो टेम्परेचर है वो T1 यानी कि 0 माना गया है, और T2 क्या है, मापन संधि। मापन संधि को हम T2 को हम T भी मान सकते हैं, तो वही यहाँ पर T है। तो E = हो जाता है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर टेम्परेचर पे स्क्वायर है, यानी कि E और T में जो रिलेशन है वो कैसा है, पैराबोलिक है, परवलयाकार है। ठीक,
जहाँ अल्फा और बीटा क्या होता है, एक नियतांक है जिसका मान ताप युग्म में यानी थर्मोकपल में जो मेटल यूज हो रहा है उस पर निर्भर करता है। ये हमारा थर्मोकपल माध्यमिक ताप का नियम जो हम लोग पढ़े थे पीछे अभी। ये मान लीजिए ये कोई एक थर्मोकपल है जिसका मान संदर्भ संधि और मापन संधि का टेम्परेचर T1 और T2 है, जिसमें विद्युत वाहक बल जो जनरेट हो रहा है वो E1 है। और एक दूसरा थर्मोकपल है जिसके रेफरेंस जंक्शन और मेजरिंग जंक्शन का टेम्परेचर T2 और T3 है, इसमें जो विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है वो E2 है। इसी प्रकार यदि एक तीसरा कोई थर्मोकपल है जो उसका रेफरेंस संधि T1 है और जो मापन संधि है उसका जो टेम्परेचर है वो T3 है, तो इसमें यदि विद्युत वाहक बल E3 जनरेट हो रहा है तो उस E3 का मान E1 और E2 के योग के बराबर होता है। यहाँ पर एक रेफरेंस लिया गया है कि इस लाइन पे ये हमारा टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T3 और बीच में कहीं पर टेम्परेचर T2 है। ध्यान रहे कि जो पहला थर्मोकपल है उसका जो मापन संधि का टेम्परेचर है वही दूसरे थर्मोकपल के संदर्भ संधि का टेम्परेचर है, यानी प्रथम थर्मोकपल का मापन संधि का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए दूसरे थर्मोकपल के संदर्भ संधि के टेम्परेचर से, तभी ये नियम सेटिस्फाइड होगा। और तीसरा क्या है कि जो प्रथम थर्मोकपल है उसके एक रेफरेंस जंक्शन का टेम्परेचर ले लें और दूसरे थर्मोकपल के मेजरिंग जंक्शन का टेम्परेचर ले लें, उससे एक थर्मोकपल बने जिसके संधि का टेम्परेचर T1 और T3 है, तो इसमें विद्युत वाहक बल E3 बराबर होगा E1 और E2 के योग के बराबर। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो तार यूज होगा वो सेम ही रहेगा, यानी कि जिस मटेरियल का ये तार है उसी मटेरियल का जिस मटेरियल का ये तार है और मान लीजिए ये ए मटेरियल का है, ये बी मटेरियल का है, दोनों अलग अलग, वही दोनों मटेरियल के तार यहाँ पर भी प्रयोग किए जाएंगे ए और बी, और वही दोनों मटेरियल के तार यहाँ पर भी प्रयोग किए जाएंगे ए और बी, यानी मटेरियल नहीं चेंज होंगे। थर्मोकपल में जो पहले में मटेरियल यूज हो रहा है वही दूसरे थर्मोकपल में भी मटेरियल यूज होगा। तीसरा क्या है, ताप युग्मों का संबंध, रिलेशन बिटवीन थर्मोकपल। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई धातु तार ए और बी है, यानी एक थर्मोकपल है जिसमें दो अलग अलग मटेरियल के तार यूज हो रहे हैं, जिसमें एक ए मटेरियल का है और दूसरा बी मटेरियल का है, जिनकी वजह से जो विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रहा है वो कितना है, EAB है। और एक दूसरा थर्मोकपल है जिसके तार बी मटेरियल के और एक सी मटेरियल के, जिसमें विद्युत वाहक बल जो जनरेट हो रहा है वो EBC है। एक तीसरा थर्मोकपल है जिसमें जो तार लगे हुए हैं वो एक ए मटेरियल का है और दूसरा सी मटेरियल का है, जिसकी वजह से जो विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है वो EAC है। तो उस EAC का मान बराबर होता है EAB प्लस EBC के, यानी EAC बराबर लिख सकते हैं हम EAB प्लस EBC। ये है ताप युग्मों का रिलेशनशिप। अब हमको विद्युत वाहक बल की सहायता से यानी कि थर्मोकपल की सहायता से टेम्परेचर का मेजरमेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे। जिस वस्तु का टेम्परेचर मापना होगा उसको हम इस थर्मोकपल के एक संधि से जोड़ देंगे और दूसरा संधि हमारा संदर्भ संधि का काम करेगा, ये हमारा रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। और इसी थर्मोकपल के किसी एक तार के बीच हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे एम्पियर मीटर यानी कि गैलोनोमीटर या विभवमापी पोटेंशियोमीटर। किसी एक को जोड़ करके हम विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल की वजह से जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसकी माप हम करेंगे। गैलोनोमीटर की सहायता से प्रेरित विद्युत जो धारा का प्रवाह होगा उस धारा के मान को हम ज्ञात कर लेंगे और उस धारा का मान समानुपाती होगा कि जितना अधिक ये
मापन संधि का टेम्परेचर होगा उतना ही अधिक गैलोनोमीटर में हमारा विद्युत धारा का मान बताएगा। और यही विद्युत धारा के मान को हम टेम्परेचर के अनुसार कैलिब्रेशन किए रखते हैं, जिससे जो विद्युत धारा का मान है वो डायरेक्ट हमारा इस वस्तु के टेम्परेचर को बता देता है। इसी गैलोनोमीटर के स्थान पर हम विभवमापी भी यूज कर सकते हैं। विभवमापी में जो आउटपुट दिखेगा वही क्या होता है, हमारा मेजरिंग वस्तु जो है, यानी कि मापन वस्तु जिसका टेम्परेचर हमको ज्ञात करना है उसी का टेम्परेचर बताता है हमारा विभवमापी। आगे है ताप युग्म का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल। पीछे जो थर्मोकपल हम देखे हैं उसमें जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है उसका मान बहुत ही कम होता है। अब उस विद्युत वाहक बल के मान को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कई सारे थर्मोकपल को एक साथ ऐड कर देते हैं। अब उनको ऐड करने का तरीका हमारा दो टाइप का होता है, या तो उनको हम सीरीज में जोड़ें श्रेणी क्रम में, या तो उनको हम समांतर क्रम में जोड़ें। यानी कि तापयुग्म का संयोजन हमारा दो टाइप का हुआ, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल के श्रेणी क्रम संयोजन को देखना है। इसी श्रेणी क्रम संयोजन को हम थर्मोपाइल भी बोलते हैं। तापयुग्म के श्रेणी क्रम संयोजन को हम थर्मोपाइल भी बोलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन से जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो बढ़ जाता है, और इस विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग थर्मोकपल में प्रवाहित विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। देखें, ये है हमारा थर्मोकपल पहला। मान लीजिए एक थर्मोकपल ये था, इसके एक तार को यहाँ पर लेकर के आए और दूसरे तार को यहाँ से दूसरे थर्मोकपल में हम ऐड कर दिए। उसी प्रकार जो दूसरा थर्मोकपल का एक तार तीसरे थर्मोकपल के तार से ऐसे ऐड करते करते जो एकदम लास्ट का थर्मोकपल होगा उसके तार को एक बाहर ले आएंगे। एक तार को यहाँ पर हम इसको T1 टेम्परेचर पर रख देंगे और इसको हम T2 टेम्परेचर पर रख देंगे। इस टाइप का हमारा श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। और इसी श्रेणी क्रम संयोजन को यहाँ पर इस टाइप से भी दिखाया गया है, जिसमें एक थर्मोपाइल है, ये थर्मोकपल का एक तार इधर निकाला, दूसरे तार को दूसरे थर्मोकपल से, उस दूसरे थर्मोकपल के दूसरे तार को तीसरे थर्मोकपल से, इसी प्रकार श्रेणी क्रम में ऐड करते हुए दो सिरे हम बाहर निकाल देते हैं, जो हमारा रेफरेंस संधि का काम करता है। और यहाँ पर हमारा होता है गर्म संधि, यानी कि यहीं पर हमारा, इसी को हम बोल सकते हैं मेजरिंग जंक्शन। यहाँ पर मापी जाने वाली वस्तु का जो टेम्परेचर है यहीं पर रखा जाता है, जिस वस्तु का टेम्परेचर हमको ज्ञात करना। थर्मोपाइल हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोपाइल। अब इसमें जो विद्युत वाहक बल का मान है उसको निकालना हो तो क्या करेंगे, आसान सा है कि श्रेणी क्रम में जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो ऐड हो जाता है। तो पहले का जितना विद्युत वाहक बल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, सबका हम ऐड करते चले जाएंगे, वो फाइनल हमारा विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे जितने ही थर्मोकपल होंगे सबको ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि यदि किसी थर्मोपाइल में, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में, यदि n थर्मोकपल यूज हो रहे हैं जिनमें प्रत्येक में विद्युत वाहक बल का मान समान है, यानी E सब में है, तो वहाँ पर जो विद्युत वाहक बल टोटल होगा कैपिटल E मान लें तो वो क्या होगा, n इंटू ई। n बार जोड़ेंगे E को तो उसी को हम n इंटू ई भी ले सकते हैं, जहाँ n क्या है, थर्मोकपल की संख्या है। दूसरा हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है वो क्या होता है, अलग अलग थर्मोकपल के विद्युत वाहक बल के औसत के बराबर होता है। मान लीजिए एक थर्मोकपल था जिसका विद्युत वाहक बल E1, दूसरे का E2, तीसरा E3, चौथा E4। तो इनसे जो तुल्य हमारा विद्युत वाहक बल जनरेट होगा समांतर क्रम में जोड़ने से,
वो क्या होगा, E1 धन E2 धन E3 धन E4 अपान में 4, यानी कि सभी थर्मोकपल में प्रवाहित होने वाले विद्युत वाहक बल के मान को हम औसत ले लेंगे, वही क्या होता है हमारा तुल्य विद्युत वाहक बल। समांतर क्रम संयोजन में कुछ इस टाइप का हमारा एक थर्मोकपल ये है, जिसमें एक तार को एक टेम्परेचर से एक सिरे को, दूसरे टेम्परेचर से दूसरे सिरे। अब इसी में जो दूसरा तार है, उस दूसरे तार के एक सिरे को पहले तार से ऐड कर देंगे, दूसरे सिरे को अलग कर देंगे। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा थर्मोकपल है, उस थर्मोकपल के दोनों तारों के एक सिरे को ऐड कर देंगे, दूसरे सिरे को अलग अलग कर देंगे। तीसरे में भी वही, एक सिरे को ऐड करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, दूसरे सिरे को अलग अलग। इस प्रकार सभी का एक सिरा यहाँ पर आ जा रहा है और एक सिरा यहाँ पर आ जा रहा है, और ये हमारा एक सिरा है। यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए T1 होगा, ये T2 हो जाए। अब ये पूरा मिला करके एक तुल्य थर्मोकपल का काम करेगा, जिसमें विद्युत वाहक बल का मान हमारा ये होता है। इस तरीके से हम थर्मोकपल के समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। आगे है पायरोमीटर। अभी तक जितने भी टेम्परेचर मेजरमेंट के डिवाइस हम पढ़े हैं, उसमें ये ज़रूरी था कि वो डिवाइस हमारा जिस वस्तु का टेम्परेचर मापने जा रहे हैं उसके संपर्क में आना ज़रूरी है। अभी तक जितने यानी कि जो डिवाइस हम पढ़े, सब क्या था कि मापी जाने वाली वस्तु के जो टेम्परेचर के संपर्क में आता था, यानी उस वस्तु के संपर्क में आता था जिसका टेम्परेचर हमें ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि किसी ऐसी वस्तु का टेम्परेचर ज्ञात करना है जिसका मान बहुत अधिक है, जिसके टेम्परेचर का मान बहुत अधिक है, तो अब उसके संपर्क में यदि हम थर्मामीटर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पिघल सकता है, यानी कि वो थर्मामीटर हमारा ख़राब हो सकता है। यानी कि अब हमें ऐसे एक थर्मामीटर की ज़रूरत है, एक ऐसे तापमापी की ज़रूरत है जो हमारा उस वस्तु के कांटेक्ट में आए बिना ही उस वस्तु के टेम्परेचर को माप ले जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो उस वस्तु के संपर्क में आए बिना ही उसका टेम्परेचर का मेजरमेंट कर ले जाता है। इसकी सहायता से हम ऐसी वस्तुओं का तापमान ज्ञात करते हैं जो बहुत अधिक तप्त हो, यानी कि जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो, जिसको हम साधारण थर्मामीटर की सहायता से ना कर सकें, यानी कि जितना हम पीछे पढ़े हुए हैं उसकी सहायता से ना कर सकें, तो उसमें हमारा प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर बिना उस वस्तु के संपर्क में आए ही उस वस्तु का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। यानी एक ये क्या है, नॉन कांटेक्ट डिवाइस है। ये तापमान मापने की एक नॉन कांटेक्ट डिवाइस है, यानी बिना संपर्क किए हुए उस वस्तु का टेम्परेचर मापता है। उसका क्या नाम है, पायरोमीटर। पायरोमीटर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है विकिरण पायरोमीटर, दूसरा होता है प्रकाशीय पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर एंड ऑप्टिकल पायरोमीटर। एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा विकिरण पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर। विकिरण पायरोमीटर, हम ये जानते हैं कि प्रत्येक गर्म वस्तु अपने अंदर से कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करती है। प्रत्येक गर्म वस्तु हमेशा अपने अंदर से ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, और उस उत्सर्जन में जो ऊष्मा निकलती है उसका अलग अलग उसमें विकिरण निकलता है। जितना अधिक वो वस्तु गर्म रहेगी, उससे उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा का मान उतना ही अधिक होगा। और प्रत्येक वस्तु का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो जितना अधिक गर्म रहेगा उतनी ही तीव्रता का वहाँ से विकिरण निकलेगा, और विकिरण हर एक जितना ही अधिक वस्तु का टेम्परेचर होगा उतना ही अधिक वहाँ से निकलने वाला विकिरण भी होगा। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहें कि उस गर्म वस्तु से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊष्मीय ऊर्जा वो वस्तु उत्सर्जित कर रहा है, उसको निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि किसी गर्म वस्तु से जो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा का मान होता है वो कितना होता है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में।
उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित होने वाले ऊष्मा का मान कितना होता है, सिग्मा टी के पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, जहाँ सिग्मा क्या होता है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। यहाँ पर हम ब्लैक बॉडी के लिए ईबी, इसलिए यहाँ पर ईबी लिखा गया, यानी एक कृष्णिका के लिए निकाला जा रहा है कि एक कृष्णिका यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी कितना ऊष्मा उत्सर्जित करेगी प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में, उसका मान कितना होता है, सिग्मा टी के पावर 4, जहाँ सिग्मा एक नियतांक है। सिग्मा का मान होता है 5.72 × 10 के पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या माना था कि जो वातावरण का टेम्परेचर है वो शून्य। अब मान लीजिए कि वातावरण का टेम्परेचर है कुछ, अब उस टेम्परेचर से है तो कुछ ऊष्मा वो एब्जॉर्ब भी करेगा, वातावरण से कुछ ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगी वस्तु। तो अब फाइनली कितना वस्तु उत्सर्जित कर रहा है ऊष्मा, जैसे मान लीजिए कि 10 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है और मान लीजिए 2 किलो जूल वो एटमॉस्फेयर से ऊष्मा एब्जॉर्ब भी कर ले जा रहा है। तो फाइनली वो किया कितना, उत्सर्जन केवल कितना कर रहा है वो 10 - 2 यानी 8 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अब यदि मान लें कि वातावरण का टेम्परेचर वो T0 केल्विन है, तो उस कृष्णिका के द्वारा यानी उस ब्लैक बॉडी के द्वारा प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, तो उसको हम निकाल सकते हैं कि जितना ऊष्मा पहले उत्सर्जित कर रहा था उसी में से घटा दें कि जितना ऊष्मा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब कितना करेगा, सिग्मा T0 के पावर 4, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है T0। अब इससे जो ऊष्मा एब्जॉर्ब होगा वो कितना मान होगा, सिग्मा T0 के पावर 4, और जो पहले ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा था वो कितना था, सिग्मा T के पावर 4। तो नेट कितना एब्जॉर्ब करेगा उसको हम निकालना चाहें, नेट कितना उत्सर्जित करेगा ऊष्मा, कितना हो जाएगा, सिग्मा T के पावर 4 माइनस सिग्मा T0 के पावर 4, ये हो जाएगा नेट कितनी ऊष्मा वो ब्लैक बॉडी उत्सर्जित कर रही है। अब यहाँ से सिग्मा हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा T के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4। अब यदि मान लीजिए कि जो T0 का मान है वो बहुत कम है, यानी कि जिस वस्तु का टेम्परेचर हम मेजर करने जा रहे हैं उस वस्तु की तुलना में वातावरण का टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसको हम नगण्य भी मान सकते हैं, यानी T0 के स्थान पे हम शून्य भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर के आ जाता है, वही जो अभी पीछे था, सिग्मा T के पावर 4, ये हो जाता है हमारा उस कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाला ऊष्मा। अब इस त्रुटि को निकालना चाहे, जैसे अभी यहाँ पर हम T0 का मान शून्य मान लिए, यानी कि बहुत अधिक था T का मान T0 से, इसे T0 को हम नेगड़ कर दिए, नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए हम क्या किए, इस T0 को हटा दिए, यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, केवल बचा क्या, सिग्मा T के पावर 4। अब मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका टेम्परेचर कितना 700 डिग्री सेल्सियस और वातावरण का टेम्परेचर मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इस त्रुटि निकालना चाहें हम कि इस T0 को हटाने से त्रुटि कितनी आ रही है, तो उसको हम निकाल सकते हैं, बहुत ही नगण्य के बराबर होता है, बहुत ही कम त्रुटि आती है। तो यहाँ से अब यहाँ जो T का मान है कितना मान है 700 डिग्री सेल्सियस और T0 कितना मान है 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, केल्विन में। तो इस 700 को हम केल्विन में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो 700 धन 273 कितना हो जाएगा 973, ये क्या हो जाएगा T का मान, ये किस में, केल्विन में। तो यहाँ से T4 के स्थान पर रख देंगे 973 के पावर 4। T0 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 300, T0 के स्थान पर 300 के पावर 4। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 8.88 × 10 के पावर 11 केल्विन के पावर 4। और जब हम T0 को नगण्य मान रहे हैं यानी कि तब कितना आएगा, T के पावर केवल 4 रहेगा, उस T के पावर 4 यानी कि 973 के पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8.96 × 10 के पावर 11 केल्विन पावर 4। यानी कि जब हम
T0 को ले रहे हैं तब इतनी वैल्यू आ रही है, और जब T0 को हम नहीं ले रहे हैं यानी कि उसको नगण्य मान ले रहे हैं तब वैल्यू इतना आ रहा है। अब त्रुटि निकालना हो तो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, T में से घटा देंगे, T के पावर 4 मान जितना आया था उसी में हम घटा दें किसको, T के पावर 4 माइनस T0 और भाग दे दें T पावर 4 से। परसेंटेज में त्रुटि निकालना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। T के पावर 4 का मान निकाल चुके हैं ये है, और T के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4 का मान निकाल चुके हैं ये। नीचे रख देंगे T के पावर 4 का मान गुणे 100, सॉल्व कर लेंगे कितना आता है 0.9%, यानी कि 1% भी मान ये नहीं है, 1% से भी कम है। जो एरर आ रहा है वो 1% से भी कम है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यदि टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत अधिक है, यानी कि जिस वस्तु का टेम्परेचर मापने जा रहे हैं उसकी तुलना में वातावरण का टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस वातावरण के टेम्परेचर को हम लगभग नगण्य मान लेते हैं, यानी T0 को नहीं लिखेंगे, केवल हम लिखेंगे सिग्मा T के पावर 4। ये क्या होता है, उस गर्म वस्तु से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा है ये। अभी तक था क्या, ब्लैक बॉडी के लिए देख रहे थे, तो यहाँ पर था EB इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4। अब कोई नॉर्मल वस्तु उससे ऊष्मा विकरण कितना हो रहा, प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा निकल रही है, उसका मान हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं ये क्या होता है E सिग्मा T के पावर 4 स्मॉल में है, इसको हम बोलते हैं इमिसिविटी, उत्सर्जकता। उत्सर्जकता ये इसका मान क्या होता है, उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता बटे ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता, दोनों का अनुपात क्या होता है हमारा, उस वस्तु से प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है बटे में ब्लैक बॉडी से प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है हमारा, उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, या उसी को हम इमिसिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम EB का मान जानते ही थे कि EB बराबर कितना होता है सिग्मा T के पावर 4, तीसरा गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल में E कैपिटल EB, और EB का मान कितना हो जाएगा, ये E बराबर हो जाएगा, यानी किसी वस्तु से उत्सर्जन कितना हो जाएगा, उसमें विकर्ण का मान स्मॉल E कैपिटल EB। EB का मान हमें पता है, ब्लैक बॉडी की प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि उसकी विकर्ण कितना है सिग्मा T के पावर 4, इसी में स्मॉल E से गुणा हो जाए। ये क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु की उस कितना ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, यानी उसके उसमें विकर्ण की दर कितनी है यहाँ से। और जो वस्तु यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, टेम्परेचर के पावर 4 है, टेम्परेचर के पावर 4 है, यानी कि जितना ही अधिक उस वस्तु का टेम्परेचर होगा उससे निकलने वाले उसमें विकिरण की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी, यानी कि उस वस्तु से प्रति सेकंड उतना ही अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो यहाँ से ये तो था हमारा प्रिंसिपल कि उस उत्सर्जन की ऊष्मा कितनी होती है, कोई गर्म वस्तु है तो वहाँ से कितनी ऊष्मा प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रही है, उसका मान होता है स्मॉल E यानी इमिसिविटी सिग्मा T के पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये उस वस्तु से प्रति सेकंड प्रति एकांक समय में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा है। अब हम ये जान चुके हैं कि प्रत्येक गर्म वस्तु अपने अंदर से ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अब उस ऊष्मा उत्सर्जन की दर उतना ही अधिक होगा जितना ही अधिक उस वस्तु का टेम्परेचर होगा, यानी कि ऊष्मा उत्सर्जन की दर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, उसके टेम्परेचर के पावर 4 के। तो जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही अधिक हमारा उत्सर्जन की दर होगी। अब उसको यदि हमको निकालना हो विकिरण कितना निकल रहा है, कितनी ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है वस्तु, उसकी माप हम कर ले जाएं तो उसके टेम्परेचर को हम मेजर कर ले जाएंगे। इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम या तो उस जो ऊष्मा निकल रहा है उसको हम थर्मोकपल पर लेकर के जाते हैं, या उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पर लेकर के जाते हैं, या बोलोमीटर पर। देखें थर्मोकपल के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। थर्मोकपल पर क्या करेंगे, जो वहाँ से उसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है उसको ले जा करके हम थर्मोकपल के मेजरिंग जंक्शन पर केंद्रित करेंगे एक लेंस के द्वारा।
थर्मोकपल के मेजरिंग जंक्शन पर उसको हम केंद्रित करेंगे। अब उस थर्मोकपल के जो मेजरिंग जंक्शन का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, उस जो मापन वस्तु जिसका टेम्परेचर हमको माप रहे हैं उसके टेम्परेचर के बराबर। और एक संधि का टेम्परेचर हमारा वो रेफरेंस संधि होती है जिसका टेम्परेचर हम वायुमंडलीय तापमान ले सकते हैं। तो उस थर्मोकपल की सहायता से हम क्या करेंगे, उस वस्तु के टेम्परेचर का मेजरमेंट कर ले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो उसमें विकिरण उत्सर्जित हो रहा था उसको हम ले जाएंगे थर्मोकपल की सहायता से मापेंगे। दूसरा क्या है, प्रकाश विद्युत ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या है कि जो वहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है उसको हम लेकर के जाएंगे एक ऐसे पदार्थ पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगती है, एक ऐसे मटेरियल पर जो प्रकाश विद्युत ट्रांसड्यूसर पर। उससे क्या होगा कि जब उस पर ऊष्मा पड़ेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे और उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर उतनी अधिक होगी जितना अधिक उस पर ऊष्मा पड़ेगी। तीसरा है बोलोमीटर। बोलोमीटर कुछ नहीं, ये प्लेटिनम या निकिल की दो पतली पत्ती होती है। इसको क्या करते हैं, हम दोनों पत्तियों को ले जा कर के व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देते हैं। अब उससे एक पत्ती पर हम जो उस वस्तु से जो गर्म वस्तु से विकिरण आ रही थी उसको हम ले जा के बोलोमीटर पर गिराएंगे। बोलोमीटर पर गिराते ही क्या होगा, जो ब्रिज है हमारा असंतुलित हो जाएगा और उससे जो आउटपुट वोल्टेज होगा उस आउटपुट वोल्टेज को हम उस वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार कैलिब्रेशन किए रखते हैं। यानी कि आउटपुट वोल्टेज का मान ही जो ब्रिज से आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होगा उसी आउटपुट वोल्टेज का मान ही क्या बताएगा, हमारा उस गर्म वस्तु के टेम्परेचर को बताएगा। देखें यहाँ पर थर्मोकपल की सहायता से किसी गर्म वस्तु के मेजर करने की विधि समझाई गई है। थर्मोकपल का मतलब यहाँ पर पायरोमीटर विधि ही है, लेकिन उसको मापने के लिए हम बीच में थर्मोकपल को भी ऐड कर रहे हैं। देखें कैसे मापा जाता है। ये हमारा हॉट सरफेस है जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है। अब ये जान चुके हैं कि इस गर्म सतह से प्रति सेकंड ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा होगा, यानी कि यहाँ से विकिरण प्रति सेकंड निकल रही होगी। उस ऊष्मा को हम क्या करेंगे, एक लेंस की सहायता से, उत्तल लेंस की सहायता से क्या करेंगे, उसको एक स्थान पर कंसंट्रेट कराएंगे, एक स्थान पर केंद्रित कराएंगे और वहाँ पर लगा देंगे हम थर्मोपाइल, यानी कि श्रेणी क्रम में कई सारे थर्मोकपल लगा देंगे। जब यहाँ पर थर्मोकपल लगा देंगे तो उस पर ये ऊष्मा पड़ेगी। अब जानते हैं कि थर्मोकपल पे क्या होगा, इसके मेजरिंग जंक्शन पर ये ऊष्मा इस पर आकर के गिरेगी, तो यानी कि मेजरिंग जंक्शन का टेम्परेचर अलग हो गया और रेफरेंस संधि का टेम्परेचर अलग हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, अब इस थर्मोपाइल में विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा और उस विद्युत वाहक बल का मान ही क्या बताएगा, हमारा इस हॉट सरफेस के टेम्परेचर को बताएगा। तो यहाँ से हम इससे जो विद्युत वाहक बल निकल रहा है उसका कैलिब्रेशन हम इस तप्त सतह के टेम्परेचर के अनुसार किए रखते हैं, जो हमारा इस तप्त सतह के टेम्परेचर का मेजर करता है। ये था हमारा विकिरण पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर। दूसरा क्या है हमारा, ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर एक तरीके से समझिए क्या करता है, ये जो हम जान चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु से ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसकी उत्सर्जन की दर उतना ही अधिक होगा जितना ही अधिक उस वस्तु का टेम्परेचर होगा। ठीक, और जितनी ही अधिक टेम्परेचर का वस्तु होगा उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की होगी और उस तरंगदैर्घ्य का जो तरंगदैर्घ्य है वो हर एक रंग का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। हर एक रंग के अलग अलग तरंगदैर्घ्य होते हैं। विबग्योर से हम लोग जानते हैं कि हर एक रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है और रंग की तीव्रता विकिरण की माप होती है। जितनी अधिक रंग की तीव्रता होगी, जितनी अधिक तीव्रता उस रंग में देखने को मिलेगा, यानी कि उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक है। अब यदि इस विकिरण की माप हम कर ले जाएं, यानी कि उस वस्तु से जो विकिरण निकल रहा है उसकी माप हम कर ले जाएं, तो ही विकिरण की माप ही क्या बताएगा, हमारा उस गर्म वस्तु के टेम्परेचर को बताएगा। ठीक, देखें कैसे मापते हैं। यहाँ पर एक फिलामेंट की सहायता से टेम्परेचर को मेजर करने की विधि को समझाया गया है। ये एक तुलनात्मक विधि है। देखें इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारा कुछ डिवाइसेस टाइप की है जिसमें
एक बल्ब लगा होता है, बल्ब, ये लैंप है, ठीक। लैंप के आगे एक एब्जॉर्प्शन फिल्टर यानी अवशोषण फिल्टर लगा हुआ, उसके आगे है एक अपदृश्यक लेंस, और इसी के बाहर यहाँ पर सामने रखा हुआ है वो वस्तु जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है, यानी कि तापमान स्रोत। इसी के बाएं तरफ है हमारा नेत्रिका यानी आई पीस, इसी के सहारे ऑब्जर्वर इस बल्ब को देखता है। इस नेत्रिका के पहले ही यहाँ पर लगा होता है फिल्टर। इस बल्ब को हम कंट्रोल करते हैं इस बैटरी की सहायता से। बैटरी से ये बल्ब जलता है और बल्ब की तीव्रता को हम, यानी कि उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की तीव्रता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं इस रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? एक भारी प्रतिरोध होता है, एक बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट, जिसकी सहायता से हम इस बैटरी से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान को चेंज करते हैं, और जब विद्युत धारा का मान चेंज होगा तो हमारे इस बल्ब की तीव्रता भी अलग अलग होगी। और इस विद्युत धारा की माप के लिए यहाँ पर लगा होता है मिली एमीटर, जो इस बैटरी से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापता है। देखें कैसे मेजर करते हैं हम इससे टेम्परेचर को। देखें क्या करते हैं, ये वस्तु जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है, इसके प्रतिबिंब को हम बनाते हैं इस अपदृश्यक लेंस की सहायता से इस बल्ब पर। अब क्या करेंगे कि इसका प्रतिबिंब इस अपदृश्यक लेंस, जो अपदृश्यक लेंस है, इस अपदृश्यक लेंस की सहायता से इस लैंप के इस बाहरी सतह पर इसका प्रतिबिंब, हम इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। उसको हम देखेंगे इस नेत्रिका की सहायता से, इधर से, यहाँ से हम देखते रहेंगे। अब क्या करेंगे हम, जैसे जैसे यहाँ से इस बैटरी से विद्युत धारा का मान बदलता जाएगा, वैसे वैसे इस लैंप के चमकने की दर अलग अलग हुई। जितना ही अधिक विद्युत धारा का मान होगा उतनी ही तेजी से ये बल्ब हमारा चमकेगा। जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बदलता जाएगा वैसे वैसे बल्ब की जो चमकने की क्षमता है वो बदलती जाएगी। अब इस तीव्रता, यानी कि इस बल्ब भी गर्म होगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये बल्ब जलेगा, यहाँ से जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस बैटरी से, उतना ही तेजी से ये बल्ब जलेगा और उतना ही ये गर्म होगा। यानी कि इससे भी एक विकिरण उत्सर्जित होने लगता है। एक विकिरण इधर से आ रहा था इस गर्मोत्स से भी, और इस लैंप से भी विकिरण उत्सर्जित होने लगता है, जिसको हम यहाँ नेत्रिका की सहायता से देखते हैं। अब क्या करें कि यदि हम यहाँ से इसके एम्पियर को, यानी कि बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा को बढ़ाते जाएं। अब यदि एक समय ऐसा आ जाए जब इधर इस बल्ब से निकलने वाले विकिरण की मात्रा बराबर हो जाए इस गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की मात्रा की, तो वही विद्युत धारा जितना, उसी समय जो विद्युत धारा की माप होगी वही क्या होगी, इस गर्म वस्तु का टेम्परेचर की माप होगी। जितनी अधिक विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है उतना ही तेजी से ये बल्ब जलेगा, उतनी अधिक विकिरण उत्सर्जित होगी। और विकिरण उत्सर्जन की दर किसके समानुपाती होगा, इस बैटरी से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के, यानी इस एमीटर में जो हमारा विद्युत धारा का मान बताएगा, और उस एमीटर से जो विद्युत धारा का मान होगा वो समानुपाती होगा इससे उत्सर्जित होने वाले, इस बल्ब से उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा के। और यदि विकिरण की मात्रा बराबर हो जाए इस गर्मोत्स से निकलने वाले विकिरण की मात्रा के, तो उस समय जो एमीटर का माप होगा, इस एमीटर का जो माप होगा वही क्या बताएगा, इस गर्मोत्स के टेम्परेचर को। यानी कि इस एम्पियर मीटर को, इस मिली एमीटर को किसके अनुसार कैलिब्रेट करेंगे हम, यहाँ से जो गर्म वस्तु का टेम्परेचर है उसके अनुसार इसको कैलिब्रेशन किए रखते हैं। तो यही विद्युत धारा का माप ही क्या बताता है हमारा इस गर्म वस्तु के टेम्परेचर। अब कैसे पता लगाएंगे कि इससे जो इस बल्ब से निकलने वाला विकिरण है वो बराबर हो गया इस गर्म वस्तु से निकलने वाला विकिरण की मात्रा के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो लैंप है, यानी कि ये बल्ब जो है, इसके अंदर ये जो फिलामेंट लगा होता है इसको हम देखते हैं। ये फिलामेंट को हम देखते हैं इस नेत्रिका की सहायता से। अब फिलामेंट हमारा यदि इस टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर देखें, यदि बल्ब को हम नेत्रिका की सहायता से देखें
और बल्ब में लगा जो फिलामेंट यदि इस तरीके से दिख रहा है, इसका क्या मतलब कि फिलामेंट अधिक गर्म है। यानी कि अधिक गर्म का मतलब कि इस बल्ब से जो विकिरण की मात्रा है वो अधिक है। जो यहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रहा है वो गर्म और से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा से अधिक है। यानी कि अब हमें क्या करना चाहिए, विद्युत धारा के मान को और कम करना चाहिए, जिससे इस बल्ब से निकलने वाले विकिरण की मात्रा कम हो जाएगी और धीरे धीरे कम करते करते ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा उस वस्तु से निकलने वाले विकिरण की मात्रा को। उसी समय जो विद्युत धारा की माप होगी वही क्या होगा, उस गर्म वस्तु का टेम्परेचर होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि एक समय ऐसा आया कि हमारा फिलामेंट इस टाइप का कुछ दिख रहा है। इसका क्या मतलब कि अब जो फिलामेंट का टेम्परेचर है वो कम हो चुका है। यानी कि फिलामेंट का टेम्परेचर कम है, यानी फिलामेंट कम गर्म है। इसका क्या मतलब कि अब इस वस्तु से जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा था वो मात्रा अधिक है। किससे, बल्ब से जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, बल्ब से जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर जो फिलामेंट कुछ इस टाइप का दिखे तो क्या करना चाहिए, हमको विद्युत धारा का मान और बढ़ाना चाहिए, जिससे वो बल्ब और अधिक गर्म होगा। यानी कि उससे विकिरण जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा है वो और अधिक होगी और एक समय ऐसा आएगा कि उस बल्ब से उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा बराबर हो जाएगी उस गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की मात्रा। अब जब विकिरण की मात्रा दोनों की बराबर होगी, यानी कि गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की मात्रा और उस बल्ब से निकलने वाले विकिरण की मात्रा, यानी दोनों से जो विकिरण की दर है वो सेम है, तब हमारा फिलामेंट कुछ इस टाइप का दिखेगा। यानी कि अब क्या है कि जो फिलामेंट तथा स्रोत का तापमान है वो समान हो चुका है। इसी समय विद्युत धारा का जो माप होगा वही होगा गर्म वस्तु का टेम्परेचर। इस तरीके से हम फिलामेंट को देख कर के अंदाज़ा लगाते हैं कि जो विकिरण की दर है वो गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की दर के बराबर है या फिर नहीं। यदि फिलामेंट इस टाइप का कुछ दिखे, इसका क्या मतलब है कि जो बल्ब से निकलने वाले विकिरण की दर है वो बराबर है गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की दर। उसी समय जो विद्युत धारा की माप होती है वही क्या हो जाएगा, हमारा उस गर्म वस्तु का टेम्परेचर हो जाएगा। और ध्यान रहे कि एक इतना भी नहीं है कि हम, इसकी भी एक लिमिट होती है और वो लिमिट लिखा रहता है बल्ब पर। यदि हम विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ा दें तो क्या हो जाए, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बल्ब फ्यूज हो जाएगा यानी कि हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे उस गर्म वस्तु का टेम्परेचर। यानी कि एक लिमिट होती है इसकी भी कि इससे अधिक हम टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते। जैसे मान लीजिए कि गर्म वस्तु का टेम्परेचर बहुत अधिक है, अब उससे निकलने वाला विकिरण की दर भी अधिक होगी, तो क्या करेंगे, हम उसके विकिरण की दर को हम बल्ब से निकलने वाली विकिरण की दर से मैच कराने के लिए क्या करेंगे, अब बल्ब में जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो बढ़ाएंगे। बढ़ाते 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 जब उसको हम ले जाएंगे उस गर्म वस्तु के टेम्परेचर के बराबर रखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते बढ़ाते अब यदि वस्तु का टेम्परेचर बहुत अधिक है तो क्या हो जाएगा कि बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर वहाँ से पहुँचने से पहले ही वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यानी कि अब हम उस गर्म वस्तु का टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी भी एक लिमिट होती है जो कि उस बल्ब पर लिखा होता है। उस बल्ब यानी कि उससे कम टेम्परेचर ही वस्तु का मेजर हम कर पाएंगे, उससे अधिक नहीं, क्योंकि इसमें भी एक लिमिटेशन है कि बहुत अधिक हम धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। बहुत अधिक धारा प्रवाहित करने से फ्यूज हमारा जो बल्ब का फिलामेंट है वो फ्यूज हो जाएगा, यानी वो ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से हम विकिरण पायरोमीटर और ऑप्टिकल पायरोमीटर की सहायता से किसी वस्तु को बिना कांटेक्ट किए, बिना उसके संपर्क में आए, बिना ये डिवाइस को उस संपर्क में लाए ही हम उस वस्तु के टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। इसकी सहायता से जैसे मान लीजिए कोई मेल्ट मटेरियल है, यानी कि एक पिघला हुआ बहुत मटेरियल है जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक है, उसका मापन करना हो तो हम इस पायरोमीटर की सहायता से कर सकते हैं। या कोई भट्ठी वगैरह है उसका टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसको भी हम इस पायरोमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज तक यहीं तक, इसके आगे का हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।
वंदे मातरम।